बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर समझने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो लाजमी आना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको 2 मिनट में लास्ट लेक्चर का जो खुलासा है, जो समरी है, वो बता देता हूं। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और उस सोर्स से एक वाइट लाइट की बीम आपको यहां पर नजर आ रही है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक रंग क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, एक कलर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारी एक ही किस्म की वेवलेंथ्स हैं। लेकिन जब मैंने इसके रास्ते में प्रिज्म रखा तो प्रिज्म ने हमारे पास इस बीम में से डिफरेंट कलर्स को डिस्पर्स कर दिया और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर यह पैटर्न बना। और इस पैटर्न को देखकर हमें अंदाजा आया कि वो बीम जिसको मैं एक ही वेव समझ रहा था सारी की सारी, एक्चुअली तो उसके अंदर बहुत सी वेव्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव्स हैं। यही वजह है कि स्क्रीन पर वो डिफरेंट पॉइंट्स पर आ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स बड़े मशहूर हैं। इनमें वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इसे हम कह देते हैं वेब गाइड। तो हमारे पास ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ये सारा पैटर्न आया है, ये हमें बता रहा है कि हमारी जो व्हाइट लाइट है एक्चुअली में वो एक वेवलेंथ नहीं बल्कि बहुत सी वेवलेंथ से मिलकर बनी होती है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इस स्पेक्ट्रम को हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि इसमें आपको सारी वेवलेंथ्स मिल रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए। आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर इंफ्रारेड, मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट। तो अगर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट भी थी इसके अंदर तो वो भी प्रिज्म में से गुजरने के बाद बेंड हुई होंगी, लेकिन क्योंकि मैं आम आंख से देख नहीं सकता तो वो मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए मुझे इस स्क्रीन की बजाय कोई ऐसी स्क्रीन लगानी चाहिए जिस पर जो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट लाइट भी अगर फॉल करे तो वो अपना इंप्रेशन दे, ताकि मुझे पता चले कि इसके अंदर इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रावायलेट भी है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल स्क्रीन है इसको हटाकर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में अच्छी बात क्या है, ये इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर किसी जगह पर इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट भी आए तो वहां पर ये इस फोटोग्राफिक प्लेट को फोगी कर देती हैं। तो हमें वो लाइंस जो है वो नजर आती हैं, जिससे पता चलता है कि यहां अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कोई ऐसी वेव्स भी हैं जो हमें नहीं दिख रही थी आम आंख से, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो हमें दिखाई दे रही होती हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रम बेसिकली उस लाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला एक पैटर्न है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्पेक्ट्रम है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए। ये उन दिनों की बात है जब हम ये जानना चाह रहे थे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। एटम इतनी छोटी चीज है कि उसको आम आंख से देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर मुझे कोई इनडायरेक्ट तरीका ऐसा इजाद करना पड़ेगा जिससे मैं एटम को देखे बगैर अंदाजा लगा सकूं कि एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसका एक तरीका यह है कि क्यों ना बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया, किसी एटम के सैंपल से निकलने वाली रोशनी को देखा जाए और उस रोशनी को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, तो उसके स्पेक्ट्रम से हमें आइडिया होगा कि एटम कौन कौन सी वेव्स एमिट कर रहा है। और इस पैटर्न को देखकर हम कोई थ्योरी डेवलप कर सकते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। स्टूडेंट्स, हमारी प्रिडिक्शन क्या है? अब देखें, अभी व्हाइट लाइट आपको मालूम है प्रिज्म में से गुजरने के बाद एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है। तो हमारी यहां पर प्रिडिक्शन या हमारी एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं, हमारी उम्मीद क्या है कि जब आपके पास एटम का कोई सैंपल होगा तो एटम के सैंपल से अगर रोशनी निकले तो उसको प्रिज्म में से गुजारें तो हो सकता है वो भी हमें बिल्कुल वैसे ही कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे। तो ये हमारा एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में हमारी उम्मीद है बेसिकली। नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक मिसाल के तौर पर वो ऐसा करे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो सैंपल के अंदर मौजूद एटम है, वो एटम्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से घूम रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और वो एनर्जी एमिट करता जा रहा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आएगा तो वो सारी वेवलेंथ एमिट करेगा, और जब वो सारी वेवलेंथ एमिट करेगा तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। यह
शायद एटम के अंदर भी ऐसा होता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नाउ स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी ठीक है या नहीं, ये चेक करने के लिए तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर हमें कोई ना कोई किसी चीज का सैंपल लेना पड़ेगा। अब सबसे सिंपल, हमारे पास एटम हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल लेते हैं इस ट्यूब के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, इससे लाइट निकलेगी तो हमें कोई इंफॉर्मेशन पता चलेगी एटम्स के बारे में, लेकिन इससे लाइट कब निकलेगी? अभी तो सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट में हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब उनकी एनर्जी बहुत कम है। लाइट तो तब निकलती है जब कोई चीज एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस सैंपल को एक्साइट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इस डिस्चार्ज ट्यूब को बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इसमें से बहुत हाई करंट पास करे। और फिर जब हमने देखा ये एक्साइट हुआ हाइड्रोजन एटम का सैंपल, तो फिर उसके बाद ये दोबारा से डी एक्साइट होगा, कूल डाउन होगा। जब ये कूल डाउन होगा, अब इसने एमिट की लाइट, और हमने देखा वो लाइट जो है वो ब्लूइश से कलर की थी। अब ये जो ब्लू कलर की बीम आ रही है, मैंने इसके सामने रखना है प्रिज्म, ताकि मुझे पता चले कि इसके अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ है। याद रखिएगा मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मुझे लग रहा है शायद इसके अंदर सारी वेवलेंथ होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैंने इस प्रिज्म में से इसको पास करवाया तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मुझे कुछ इस तरह से पैटर्न दिखाई दिया। और यह पैटर्न पर आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ लाइंस हैं जिनमें बहुत सा गैप है। ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन बता रही है कि यहां पर लाइट जो है वो फॉल की है, और फिर ये गैप बता रहा है यहां कोई लाइट नहीं पहुंची, यानी ये वाली वेवलेंथ्स है ही नहीं मौजूद। हाइड्रोजन ने ये वेवलेंथ एमिट नहीं की, फिर ये वेवलेंथ एमिट की है, फिर अगला गैप बता रहा है ये सारी वेवलेंथ एमिट नहीं की, फिर ये वाली वेवलेंथ एमिट की है। इसका मतलब क्या है? क्या हाइड्रोजन ने व्हाइट लाइट की तरह सारी वेवलेंथ हमें दी? क्या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें दिया? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि ये क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत सा गैप है और चंद लाइनें हैं, यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। इसे हम कहते हैं कि ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बड़ी ही कीमती इंफॉर्मेशन हमें पता चली कि एटम, जो कि हाइड्रोजन है इस केस में, उससे निकलने वाला जो लाइट होती है उसके अंदर सारी वेवलेंथ नहीं होती, बल्कि वो कुछ वेवलेंथ एमिट करता है। तो इसका मतलब ये कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ? लाइन स्पेक्ट्रम। तो याद रखिएगा पहली चीज, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। नाउ स्टूडेंट्स, अगली चीज जरा देखते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ लाइंस की मौजूदगी ये बता रही है कि हमारे पास सारी वेवलेंथ्स जो हैं उस सोर्स से एमिट नहीं हुई। ये जो लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। नाउ स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इस इंफॉर्मेशन से अब हमें क्या पता चल रहा है, क्या आइडिया हो रहा है हमें। क्योंकि पहले मैंने उम्मीद ये लगाई हुई थी कि अगर मेरे पास स्पेक्ट्रम इस तरह का आया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस वजह से बना है कि सैंपल में मौजूद एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करते हुए न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं, और इस वजह से वो सारी वेवलेंथ एमिट करते हैं, और हमारे पास प्रिज्म के गुजरने के बाद ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें सारी वेवलेंथ मौजूद हैं। लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, और मेरा रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आया, बल्कि मैंने देखा क्या? मैंने देखा ये कि जो हमारा सैंपल है उससे निकलने वाली लाइट जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे पर जंप करता है, फिर नेक्स्ट पर जंप करता है, फिर नेक्स्ट पर जंप करता है, और एनर्जी डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज करता है, सारी वेवलेंथ रिलीज नहीं करता। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हुआ इस पूरी स्पेक्ट्रम की कहानी। तो एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। लकीली हमारे पास ऐसा फार्मूला मौजूद है जिससे हम बता सकें कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे मौजूद है और वो इस पर जंप करने लगा, तो जहां पर जंप करेगा जो उसका टारगेट ऑर्बिट है उसे मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा।
तो आप यूं भी कह सकते हैं जहां पर जंप करेगा, तो पर में भी पी आ रहा है, तो यहां पर आपने इसको पी बोलना है। जहां से जंप कर रहा है, जो एक्चुअली उसका इनिशियल ऑर्बिट है, उसे मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर यहां से यहां जंप करता है तो ये ऑर्बिट जो है वो एन है और ये पी है, और अगर वो यहां से यहां जंप करता है तो फिर ये एन है और ये पी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला क्या है जिससे मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बता चुका हूं, p क्या है? p तो वो ऑर्बिट है जहां पर जंप करना है। n क्या है? n वो ऑर्बिट है जहां से जंप करना है। लैम्डा वो वेवलेंथ है जो आपने फाइंड आउट करनी है, या वो वेवलेंथ जो जब n से p पर जंप करेगा तो उसने जो एनर्जी रिलीज करनी है उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये आर एच के बारे में याद रखिएगा। इट इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और यूनिट देखिए पर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिकली रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। तो आपको वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करनी है कि दो ऑर्बिट्स में जब जंप होगा तो हमारे पास कौन सी वेवलेंथ एमिट होगी, इसके लिए सिर्फ दो बातें मालूम होनी चाहिए, और वो क्या है? एक तो वो ऑर्बिट जहां से जंप हो रहा है, और एक वो ऑर्बिट जहां पर जंप हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आइए दोबारा देखते हैं उस स्पेक्ट्रम को। अब मैं इस स्पेक्ट्रम को अगर गौर से देखूं तो मुझे चंद बिखरी हुई लाइंस नजर आ रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कोई पैटर्न मौजूद नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो मैं इन सारी लाइंस को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं। जरा गौर से देखिए, ये मेरे पास एक ग्रुप नहीं बन रहा लाइंस का, ऑल्दो ये लाइंस में भी थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन आप देखें अगर बाकी लाइंस के मुकाबले में तो ये लाइंस आपस में काफी हद तक करीब हैं। तो मैं कह सकता हूं किसी वजह से ये लाइंस जो है ना ये करीब करीब हैं। इसकी वजह मुझे जानना है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ये करीब है, तो मैं इसको एक ग्रुप कह देता हूं। इसी तरह से ये जो ग्रुप है, यहां पर भी आप देखें कि लाइंस काफी करीब करीब हैं एक दूसरे के, और फिर ये ग्रुप भी हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, और ये ग्रुप भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में? कितने ग्रुप्स में हम उसके स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर सकते हैं? तो 5 ग्रुप बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी हम इस तरफ आएंगे इस बात पर कि ये स्पेक्ट्रम में मैंने इसी को एक ग्रुप क्यों बनाया है और इसको ही एक ग्रुप क्यों बनाना है। इसमें कोई खास कॉमन बात तो होगी ना, तभी तो इनकी लाइंस करीब करीब है एक ग्रुप के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स पहले मैं इनके नाम बता दूं। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज है ये है लाइमन सीरीज, ये दूसरी जो है इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज, ये थर्ड जो है ये हमारे पास कहलाती है पास्टन सीरीज, देन ब्रैकेट सीरीज एंड देन फर्न सीरीज। तो ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जिनके यहां पर भी मैंने आपके सामने नाम लिखे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट एंड फर्न सीरीज। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, दोबारा देखिए उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो ग्रुप है लाइमन सीरीज, इसको जरा देखते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर लाइंस आपस में काफी करीब करीब हैं। उसकी वजह क्या है? कोई तो कॉमन बात है इन सारी लाइनों की आपस में, जिसकी वजह से इनकी जो पोजीशन है स्पेक्ट्रम के ऊपर वो करीब करीब है। अच्छा, पोजीशन करीब होने का मतलब क्या है? पोजीशन करीब होने का मतलब ये है कि इनकी वेवलेंथ आपस में करीब करीब है। जो स्पेक्ट्रम में लाइंस करीब होंगी उतनी उनकी वेवलेंथ आपस में करीब करीब होगी, क्लोज होगी। नाउ स्टूडेंट्स अब ये मैं आपको सीक्रेट बताता चलता हूं कि एक्चुअली में इसको मैंने एक ग्रुप क्यों बनाया, इनमें क्या कॉमन बात है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर, तो हायर ऑर्बिट को n बोलेंगे और लोअर ऑर्बिट को हम p बोलेंगे। स्टूडेंट्स कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या है और p की वैल्यू, कहां से जंप कर रहा है और कहां पर जंप कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने जब नोट किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में डिपेंड तो दोनों पे ही करता है, लेकिन ज्यादा डिपेंडेंस जो है, ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो एक्चुअली ये बात है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप कर रहा है। जब
इनका टारगेट एरिया इलेक्ट्रॉन्स का सेम होगा, यानी उनको जो जहां पर जंप करनी है वो जंप जो है वो सेम जगह पर करेंगे, तो उनकी वेवलेंथ जो है वो करीब करीब होंगी। तो बेसिकली वो जो स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज है, इसका मतलब ये है कि ये लाइमन सीरीज क्यों बनी है, ये सारी जो वेव्स इधर आई हैं, ये वेव्स में जो इनका टारगेट एरिया था, यानी इलेक्ट्रॉन ने जहां जंप किया वो सेम है। और लाइमन सीरीज के केस में इलेक्ट्रॉन ने कहां जंप किया, पहले ऑर्बिट पर। तो इसका मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं ये सीरीज कैसे बनी, तो कुछ इस तरह से हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का सैंपल है, हाइड्रोजन के सैंपल में किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मौजूद था और उसने पहले पर जंप किया। तो इस सूरत में जो वेव निकली वो वेव प्रिज्म में से गुजरने के बाद यहां पहुंची। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कोई एटम ऐसा भी तो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट पर था, अच्छा उसने भी जंप करके अगर वो पहले पर आ जाए तो वो भी तो टारगेट सेम हो गया ना, वो भी तो पहले पर आ गया। इस सूरत में जो एनर्जी रिलीज होगी वो पहले के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन इतनी डिफरेंट नहीं होगी। यही वजह है कि प्रिज्म में से गुजरने के बाद वो उसी के करीब उसी ग्रुप के अंदर होगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से कोई एटम ऐसा होगा जिसमें चौथे से पहले पर जंप होगा, तो उसकी वेव जो है वो हमें यहां पर मिलेगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाइमन सीरीज की सारी वेव्स आपस में एक ग्रुप में क्यों बन रही हैं, क्योंकि इनमें एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात क्या है कि सबका टारगेट साइड, टारगेट एरिया जो है वो सेम है। अच्छा, मैं ये जो चीज आप लोगों को अभी दिखाई, जो डिफरेंट एटम्स में दिखाए, मैं एक एटम में आपको इसको सिमुलेट करके दिखा देता हूं, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ये सारे ऑर्बिट्स हैं आपके सामने, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिट पर भी है, वो तीसरे पर भी है, चौथे पर भी, पांचवें पर भी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी एक्साइट होकर फर्स्ट ऑर्बिट पर आएंगे, तो ये सारी वेव्स जो एमिट होंगी डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, लेकिन इनकी वेवलेंथ करीब करीब होंगी। यही वजह है कि जब ये स्पेक्ट्रम पर इनकी पोजीशन देखेंगे तो वो भी करीब करीब होगी, और ये सारी लाइमन सीरीज है। तो इसका मतलब लाइमन सीरीज कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी से जंप करे, जहां मर्जी से जंप करे, कहां पर करे, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पर। तो जब भी फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप हो हाइड्रोजन के केस में, जहां मर्जी से हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो आपकी वेवलेंथ होगी वो स्पेक्ट्रल सीरीज नंबर 1 यानी लाइमन सीरीज का पार्ट बनेगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपके सामने बहुत से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे फॉल करवाए, ये बेसिकली सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने यहां पर बनाया। एक्चुअली में आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये सीक्रेट पता चला कि लाइमन सीरीज क्यों बन रही है। तो क्या है लाइमन सीरीज का सीक्रेट, कब आएगी ये वेवलेंथ लाइमन सीरीज की, तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम एनी ऑर्बिट, कहीं से भी जंप करे, लेकिन करे कहां, टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करे, जब फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं पी की वैल्यू 1 होगी। स्टूडेंट्स, पी क्या है, वो ऑर्बिट जहां पर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो ऑर्बिट जहां पर जंप कर रहा है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो पी की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, अगर पी की वैल्यू 1 हो तो स्टूडेंट्स, मैं ये पी की वैल्यू 1 अगर इस फार्मूला में पुट करूं तो देखें फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू RH एज इट इज रहेगा, इंटू 1/p का स्क्वायर, और p कितना है 1 है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो सारी वेवलेंथ्स जो स्पेक्ट्रल सीरीज नंबर 1 यानी कि लाइमन सीरीज का पार्ट है। स्टूडेंट्स, एक और बात हम लोगों ने देखी कि इस पूरे ग्रुप के अंदर एक और कॉमन बात भी थी, ये सारी वो वेवलेंथ्स हैं जो आम आंख से नजर नहीं आती, ये अल्ट्रा वायलेट हैं, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम का पार्ट होगा। तो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में फॉल करेगी। तो यही लिख देता हूं, तो लाइमन सीरीज फॉल्स इन यूवी, यानी ये सारी वेवलेंथ्स आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर नजर आएंगी, लेकिन आम आंख से आपको वहां पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए, अब हम देखते हैं बाल्मर सीरीज क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेक्ट्रल सीरीज में ये जो आपके पास लाइंस हैं ये करीब करीब है, तो मैंने इसको भी एक ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप को मैंने बाल्मर सीरीज बोला। और स्टूडेंट्स, अगर ये लाइंस करीब करीब हैं तो इसका मतलब इनकी वेवलेंथ भी आपस में करीब करीब है।
यानी इनकी वेवलेंथ या इनकी एनर्जीज की वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रखती, तो कोई तो कॉमन बात होगी। जब मैंने इसकी खोज लगाई तो इसका मुझे पता यह चला कि यहां पर कॉमन बात यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जहां मर्जी से जंप करें लेकिन सेकंड पर जंप करेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इसको भी यूं इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत से ऑर्बिट्स इमेजिन करें और हर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लें, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सिक्स्थ पर, और टारगेट ऑर्बिट इस दफा जहां लैंड करना इलेक्ट्रॉन ने सारे जहां मर्जी हो, लेकिन लैंड कहां पर करेगा? सेकंड ऑर्बिट पर। इस सूरत में जब ये सारे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट पर आएंगे तो आप देखिएगा कि एनर्जीज रिलीज होंगी, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा उनमें आपस में, लेकिन इतना फर्क नहीं होगा जिसकी वजह से आपके पास प्रिज्म में से गुजरने के बाद इनका स्पेक्ट्रम के ऊपर पोजीशन भी आपस में काफी करीब करीब होगी। तो क्या कॉमन बात है इस पूरी सीरीज के अंदर मौजूद वेवलेंथ की? इन सारी बातों में कॉमन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी से जंप करे, कहां जंप करेगा? सेकंड पर जंप करेगा। बाल्मर सीरीज में कहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट, कहीं से भी जंप करे, बट करे कहां पर? टू सेकंड ऑर्बिट। तो यानी कि आसान अल्फाज में मैं कह सकता हूं टारगेट ऑर्बिट कौन है? सेकंड। जहां पर जंप कर रहा है सेकंड है, तो पी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और जब मैं यहां पी की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू पी की जगह 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, मैं 2 का स्क्वायर ही लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 1/n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है बाल्मर सीरीज। अब स्टूडेंट्स जब हमने देखा ये जो बाल्मर सीरीज थी ये विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी, यानी कि बाल्मर सीरीज जो है वो हमें दिखाई देती है। तो यानी कि बाल्मर सीरीज के लिए मैं कह सकता हूं कि इट फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल में रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन वो विजिबल के अंदर ही मौजूद होगी। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये विजिबल सीरीज बाल्मर सीरीज जो है वो सेकंड नंबर पर है। बच्चे ये समझते हैं कि हमारे पास क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है तो सबसे पहले ये डिस्कवर हुई होगी, उसके बाद ये। नहीं स्टूडेंट्स, देखिए अल्ट्रावायलेट तो नजर नहीं ना आती, अल्ट्रावायलेट वाली जो सीरीज है ये बाद में डिस्कवर हुई। एक्चुअली में बाल्मर सीरीज इन पांचों में से सबसे पहले जो है वो डिस्कवर हुई थी, ये बात भी याद रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि पास्टन सीरीज में क्या होगा। तो स्पेक्ट्रल में हमारे पास ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली पास्टन सीरीज का मैंने ये ग्रुप कर दिया। अब जरा देखिए इस ग्रुप में भी आपको कोई कॉमन बात मिलेगी, और वो कॉमन बात ये है कि टारगेट जो ऑर्बिट है जहां पर जंप करना इलेक्ट्रॉन में वो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है। तो अब इमेजिन करते हैं ये थर्ड ऑर्बिट है और इससे ऊपर भी बहुत से ऑर्बिट्स आपको नजर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट पर मौजूद है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जहां मर्जी से जंप करें लेकिन थर्ड पर जंप करें तो अब ये जो वेवलेंथ्स एमिट करेंगे वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद इस ग्रुप में यानी कि पास्टन सीरीज का पार्ट बनेगी स्पेक्ट्रम में, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पास्टन सीरीज जो है वो कैसे बनती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट, कहीं से मर्जी आ जाए लेकिन आए कहां पर? टू थर्ड ऑर्बिट। इस सूरत में थर्ड ऑर्बिट है तो पी की वैल्यू 3 होगी। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब आप लोग खुद ही देख लीजिए, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि पास्टन सीरीज जो है वो भी हमें आम आंख से नजर नहीं आती, ये इंफ्रारेड कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पास्टन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड है। नाउ स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट सीरीज देख लीजिए, अब आपको पता चल गया है अगर इसमें फर्स्ट पर जंप हो रहा है, इसमें सेकंड पर हो रहा है, इसमें थर्ड पर जंप हो रहा है, तो डेफिनेटली ब्रैकेट सीरीज में फिर फोर्थ पर जंप होगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, और पी की वैल्यू 4 होगी। और जब ये पी की वैल्यू 4 हम पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, इसी फॉर्मूला में, तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास
ये बात भी है कि ब्रैकेट सीरीज के अंदर जो रेडिएशन थी वो भी सारी इंफ्रारेड थी। और स्टूडेंट्स इसमें आप लोग जानते हैं कहां जंप होगा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। तो इस सूरत में P की वैल्यू 5 होगी और 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हमें इन पांचों स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यहां पर अगर मैं सारी जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनको आपस में कंपेयर करूं, यानी इसको इससे कंपेयर करूं, तो आप लोग देखेंगे कि ये अल्ट्रावायलेट है। यानी इस केस में मैं कह सकता हूं लाइमन सीरीज जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक है, मोस्ट एनर्जेटिक। इनकी एनर्जी इन सारी वेवलेंथ में से सबसे स्ट्रांग होगी अल्ट्रावायलेट की, और जब वो एनर्जेटिक ज्यादा होंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो इनमें लाइमन सीरीज की एनर्जी, लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन लाइमन सीरीज की वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। नाउ स्टूडेंट्स ये बात तो आपको पता चल गई। अगर मैं देखूं ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड है, फंड सीरीज जो है वो भी इंफ्रारेड ही है। याद रखिएगा इन पांचों में सबसे कम वेवलेंथ जो है, सबसे कम एनर्जी जो है वो फंड सीरीज की होगी। तो इसकी एनर्जी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया स्पेक्ट्रल सीरीज का आपस में कंपैरिजन। अभी मैं एक बात कहने लगा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। देखें ये जो ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखा है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स हैं, उसके बाद इनकी एनर्जी आती है, उसके बाद इनकी एनर्जी, फिर इनकी एनर्जी और इसकी एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखिए, बाल्मर सीरीज कोई एक वेवलेंथ थोड़ी ना है। बाल्मर सीरीज तो स्पेक्ट्रम के ऊपर वेवलेंथ का पूरा एक ग्रुप है। ये लाइंस का जो ग्रुप है ये बता रहा है कि बहुत सी वेवलेंथ्स बाल्मर की सीरीज के अंदर हैं, लेकिन वो सारी विजिबल हैं। अब जरा देखिए, बाल्मर की जो सबसे वीक होगी, जो सबसे वीक होगी वो इस पास्चन सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी की होगी, क्योंकि ये इंफ्रारेड है और ये विजिबल है। तो स्टूडेंट्स दोबारा से देख लीजिए कि हमारे पास बाल्मर सीरीज की जो सबसे वीक रेडिएशन होगी एनर्जी में, सबसे कम एनर्जी वाली, वो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी वाले से भी ज्यादा होगी। यानी आप इसको यूं इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा टाउन है जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं और ये एक ऐसा टाउन है जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो इस गरीब टाउन के अंदर जो सबसे अमीर बंदा होगा इस टाउन का, वो इस टाउन के गरीब बंदे से भी गरीब ही होगा ना, क्योंकि ये इतना रिच टाउन है। तो यहां पर ये एनर्जी की एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। स्टूडेंट्स ये तो हो गया एक स्पेक्ट्रल सीरीज का दूसरी स्पेक्ट्रल सीरीज से कंपैरिजन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि मेरे पास ये जो लाइमन सीरीज है, ये तो पता चल गया ये बाकियों चारों के लिहाज से सबसे ज्यादा एनर्जी रखती है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपस में कंपैरिजन करूं तो कौन सी जो वेव है सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होगी। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा या एनर्जी कम, या वेवलेंथ ज्यादा और वेवलेंथ कम होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और ये जानते हैं कि हम ये किस तरह से पता लगाएंगे कि इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कौन एमिट करेगा। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम। तो अब जरा ध्यान करें, मैक्सिमम वेवलेंथ, अच्छा मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी के लिहाज से समझते हैं। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। अब मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा किसकी, लाइमन सीरीज की, लेकिन याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट सारी सीरीज पर अप्लाई होगा। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, लाइमन सीरीज क्या है? जब इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप करे? जब इलेक्ट्रॉन जंप करे सेकंड ऑर्बिट पर।
जब इलेक्ट्रॉन जंप करे फर्स्ट ऑर्बिट पर। तो जब वो फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मुमकिन है कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पर जंप करे, एक थर्ड से फर्स्ट पर जंप करे, एक फोर्थ से फर्स्ट पर जंप करे। अब आपको मालूम है वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंपेयर करूं इन दो केसेस को, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले पर जंप कर रहा है और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन पांचवें से पहले पर जंप कर रहा है, दोनों वेवलेंथ जो निकलेंगी वो लाइमन सीरीज में होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं पांचवें और पहले के दरमियान एनर्जी का गैप ज्यादा है, तो ये जो वेव होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट पर जंप कर रहा है लाइमन के अंदर, तो जितना दूर से जंप करेगा क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो फिर हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो अगर मैं एनर्जी गैप बढ़ाऊं तो आपको मालूम है सबसे दूर इलेक्ट्रॉन कहां पर हो सकता है? इंफिनिटी पर। तो अगर इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन जंप करे तो फिर मिनिमम वेवलेंथ की होगी। यानी किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की अगर आपने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, मिनिमम वेवलेंथ, तो कहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है? बहुत दूर, यानी कि इंफिनिटी से। तो आपने n की वैल्यू क्या पुट करनी है? इंफिनिटी पुट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, तो अगर पहले ऑर्बिट पर जंप करना है इलेक्ट्रॉन ने, तो कम से कम एनर्जी कब रिलीज होगी? जब गैप जो है वो कम से कम होगा। और सबसे कम गैप कौन है? इसके बिल्कुल साथ वाला ऑर्बिट देख लें। वो साथ वाला ऑर्बिट सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट है, यानी अगर दूसरे से पहले पर जंप हो तो ये लाइमन सीरीज के अंदर सबसे कम एनर्जी वाली वेव होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ रखती है। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप कहां पर जंप कराएंगे? अगर फर्स्ट पर जंप होना है तो सेकंड से जंप करवा दें। तो मैं कह सकता हूं n कितना होना चाहिए? p+1। p+1 का मतलब क्या है? p वो ऑर्बिट है जहां पर जंप होना है, तो +1 का क्या मतलब है? एक ऊपर से जंप करवाना है, बिल्कुल साथ वाले कंसेक्यूटिव ऑर्बिट से जंप करवाना है आपने। वापस फर्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और एक दफा बाल्मर सीरीज को गौर से देखते हैं। तो ये बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज के अंदर भी अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ देखना चाहते हैं कब रिलीज होगी, तो आप कहां से जंप करवाएंगे स्टूडेंट्स? n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? n वो ऑर्बिट है जहां से जंप करना है, तो यहां पर दूसरे पर जंप हो रहा है ना, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3, यानी कि बिल्कुल साथ वाले से जंप करवाना है। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए अब बहुत दूर से जंप कराएंगे, यानी कि इंफिनिटी से जंप करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे यहां पर भी होगा। आप अगर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बिल्कुल साथ वाले से जंप करवाएं। अब ये 3 है, 3 पर जंप हो रहा है, तो साथ वाला क्या होगा? 4 होगा। तो n के लिए 4। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए बहुत दूर से जंप करवाएंगे, और बहुत दूर तो इंफिनिटी बनता है। बिल्कुल ऐसे यहां पर भी होगा। तो जनरली मैं कह सकता हूं, जनरली सारों के लिए मिलाकर यह बात कह सकता हूं कि सारी वेवलेंथ्स में अगर आप हर स्पेक्ट्रल सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप n की वैल्यू p से 1 ज्यादा रखो। अगर फर्स्ट पर जंप हो रहा है तो सेकंड से करवाओ, अगर सेकंड पर जंप हो रहा है तो थर्ड से करवाओ, थर्ड पर जंप हो रहा है तो फोर्थ से करवाओ, तब आपके पास उस सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैं आपको बता चुका हूं, आपने इंफिनिटी पुट करना है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप बुक की अपनी ये डायग्राम देखें स्पेक्ट्रम वाली, तो इस स्पेक्ट्रम में आपको यहां पर ये जो विजिबल की वेव नजर आ रही है, ये वो वेव है जो इस विजिबल के अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ रखती है। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसमें ये जो आपको नजर आ रही है लाइन, ये मिनिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्योंकि ये बाल्मर सीरीज है, तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम है, ये कौन सी वेव है जो कब रिलीज हुई? जब हाइड्रोजन ने जंप किया सेकंड ऑर्बिट पर। बट कहां से? ये जब इसने बिल्कुल साथ वाले से, यानी कि थर्ड से सेकंड पर जंप किया। और ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो वेव है ये कब रिलीज हुई? जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसने इंफिनिटी से सेकंड ऑर्बिट पर जंप किया। तो स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।